हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 20 नवंबर है और 19 नवंबर के हम टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। उसका एक ही रीज़न है कि मेरे नोट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और हैंड रिटन नोट्स है। आपको बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। 100% शॉर्ट है और सबसे बड़ी बात है ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स है, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप इसमें कमेंट कीजिए, मैं 100% उसको इंप्रूव करूँगा बिकॉज आई एम ए गुड लर्नर। ठीक है, चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कल का एक क्वेश्चन था, इन विच कंट्री द गेम ऑफ चेस इज इन्वेंटेड। तो उसका आंसर है इंडिया। हमारा भारत महान और वहीं पर चेस का गेम इन्वेंट हुआ है। चलो उसके बाद, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपके माइंड को एक तरह से रिफ्रेश करने के लिए है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज न्यूज़पेपर में 2+2 डायलॉग हुआ है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके रिलेटेड टॉपिक आया है। यूएस डेटा, चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन, उससे रिलेटेड टॉपिक आया है। एंड म्यांमार और मिजोरम से रिलेटेड भी आया है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले जो डील, अभी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा मतलब जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली सारे न्यूज़पेपर में आया है, वो है आफ्टर इग्लास डील रशिया कीन टू सप्लाई लाइट माउंटेन टैंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स टू इंडिया। तो एक इग्लास नाम से क्या है, एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो हम जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने किसके साथ किया है, इंडिया ने रशिया के साथ में। उसमें क्या सिस्टम है कि उसके अंदर ये सिस्टम होगा कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी, और इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रशिया की एक कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों मिलकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इससे इंडिया का बिजनेस भी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट अवसर भी बढ़ेंगे। इट इज़ ए मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाई रशिया। यानी ये इसको एक आपने देखा होगा, रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी सोल्जर होते हैं वो उनके हाथ में लेके एक मशीन गन की टाइप होती है, उसको छोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी हाथों से चलाई जा सकती है। तो हाथों में सोल्जर पे रख के उसको चलाया जा सकता है। इट इज़ नॉन असेट 24 ग्रिंच इन वेस्ट के अंदर, यानी जो यूएसए है वहाँ पर ये दूसरे जो वेस्ट कंट्रीज है उसके अंदर असेट 24 बोला जाता है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ, क्या हमने रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या यूएसए के साथ पॉसिबल नहीं था? यूएसए के साथ पॉसिबल था, यूएसए भी इसको बेचना चाहता है, बट यूएसए इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहता है। यूएसए बोल रहा था कि आप हमसे डायरेक्ट परचेज करो। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको कौन सा बेटर लगेगा अगर दोनों चीज़ें सेम कॉस्ट पे पड़ रही है? लेकिन अगर वो अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलेगी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें ये चीज़ इसलिए हमारे रशिया के साथ में मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ। ये रशियन आर्मी के अंदर 2004 से ही है। ठीक है, इसको फायर किया जाता है एक इंडिविजुअल सोल्जर के द्वारा, या अगर क्रू के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है टू ब्रिंग डाउन एक एनिमी के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को, या जो क्रूज मिसाइल होती है उन सबको इससे आप खड़े खड़े इसको उसको मार सकते हो, एयरक्राफ्ट को खड़े खड़े नष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज एयर टारगेट सच एज क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन्स। क्योंकि क्या होता है कि ये हाथ में रहती है और हाथ से इसके अंदर पहले से सिस्टम में फिक्स होता है कि ये एनिमी का एयरक्राफ्ट होगा, और जैसे ही उसको आप उस एड्रेस पर करोगे ऑटोमेटिक वो उड़ जाएगा। कंप्लीट जो इसके अंदर कॉम्बैट इक्विपमेंट, जिसके अंदर 9M342 मिसाइल्स लगी होती है इस छोटे से जो मतलब गन के अंदर, एंड 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म भी होता है। इसकी 6 किलोमीटर तक की रेंज होती है। ये टॉपिक समझ में आ गया, बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे को आपको बताना जरूरी था। इग्लास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, याद रखना। इग्लास रशियन है ये ओरिजिन की, और 2004 से रशियन के अंदर रशिया की जो सर्विस है 2004 से रशियन आर्मी के अंदर सर्विसेज दे रही है। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है 2+2 डायलॉग मीटिंग हुई है किसके साथ में, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो अभी यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और दूसरी हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, 2+2 ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इंडिया की और उधर भी ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, दोनों के साथ में डायलॉग होंगे, और वो दोनों एक दूसरे पर मतलब वो दोनों जो भी हमारे इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा उनसे रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ नोट्स के थ्रू, कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझो, क्या ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्रीज़ का पार्ट है? तो क्वाड में 4 कंट्रीज़ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ठीक है, तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन समझ लेते हैं। हमारे देखो मोस्टली कंट्रीज़ में हमारे जो रिलेशन है वो 1947 हमारे देश आज़ाद होने के बाद स्टार्ट हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हमने 1941 के अंदर ही एक ट्रेड ऑफिस ऑफ इंडिया वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया गया था सिडनी के अंदर। 1998 के अंदर हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन ख़राब हो गए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसका बहुत ज़्यादा ही विरोध किया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ लग गया था। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन बिगड़ गए थे उस टाइम पे। उसके बाद 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से यूरेनियम सप्लाई डील साइन की, किसके साथ में? इंडिया के साथ में। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे रिलेशंस बढ़ने लग गए। अब पीपल टू पीपल टाई, यानी 9 लाख लगभग 9.76 लाख पीपल ऑफ इंडियन वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। तो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ में पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। 2020 के अंदर पीएम ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक बायलैटरल रिलेशनशिप को जो दोनों के साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप होती है, पहले तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया।
2021 में बहुत कंट्रीज़ के पीएम वापस ग्लासगो के अंदर मिले थे, जो ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई थी। उसके बाद 2022 के अंदर एक सीरीज ऑफ हाई लेवल एंगेजमेंट हुई थी, किसके बीच में, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है और जो भी मिनिस्टर्स थे हमारे यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह दोनों देशों के बीच में बहुत सारी मिनिस्ट्रियल लेवल की एंगेजमेंट भी हुई थी। 2023 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुई थी। अभी आपको बताओ ब्रिक्स का जो सम्मेलन था उसके अंदर भी सॉरी अभी आपको पता है कि ब्रिक्स से पहले एक बार अभी थोड़े टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी थे वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे, सिडनी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला, द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द बॉस। मतलब आप सोचिए कि हमारी इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन है उनके साथ में। अब डिफेंस कोऑपरेशन 2023 में अभी एक मीटिंग होने वाली है डिफेंस से रिलेटेड। मिलिट्री एक्सरसाइज में मालाबार एक्सरसाइज हमारी होती है जो क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस चारों कंट्रीज मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करती है। और हमारा सबसे कॉमन फैक्टर क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, चाइना फैक्टर। चाइना से ऑस्ट्रेलिया भी नाराज है और इंडिया भी नाराज है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्वाड कंट्रीज के सेटअप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर पीस को बनाए रखना और जो चाइना का जो अग्रेशन है उसको खत्म करना। तो इस तरह दोनों देशों के बीच में चाइना फैक्टर भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। अभी यूएस से धीरे धीरे सुपर पावर है अभी, और चाइना भी अब सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। आने वाले टाइम पे सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी है जिनके बीच में अभी मतलब एक तरह से सुपर पावर बनने की होड़ चल रही है। ये एक तरह से कंपटीशन है। तो अब यूएसए क्या चाहता है कि भाई चाइना नहीं बने, इसलिए वो इंडिया की ओर संपर्क कर रहा है और इंडिया से रिलेशन को बढ़ा रहा है ताकि चाइना को ज़्यादा सुपर पावर बनने का चांस ना मिले। बस यही बात है। अभी ये टॉपिक हमने समझ लिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमें उसी लेवल पर उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। यूएस का डेटा आया है अंडरस्कोर बेनिफिट्स ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन, यानी जो चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन है उसके बहुत ही कम बेनिफिट्स मिले हैं एज पर यूएस डेटा। तो अभी हमको क्या समझना है, एक तो चिकन पॉक्स को समझना है और चिकन पॉक्स की तरह ही एक सिमिलर बीमारी होती है उसको भी समझना है। इन दोनों टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं। सिंगल्स डिसीज, क्या नाम है, सिंगल डिसीज एक तो, और एक चिकन पॉक्स, दोनों बिल्कुल एक ही वायरस से फैलते हैं, कोज्ड बाय द वेरिकेला जोस्टर। जो ये वेरिसेला जोस्टर होता है उससे एक तो सिंगल्स डिसीज होती है, सिंगल्स, और दूसरी चिकन पॉक्स, दोनों एक ही वायरस से होती है। और द सेम वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स अक्कर एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसमें रेड टाइप के दाने निकलते हैं बॉडी पे। अब मैं एक्चुअली इसका फोटो डालने वाला था बट इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो जो इमेजेज है वो इतनी जोरदार है, मतलब कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बड़े बड़े मतलब रेशेज निकल रहे हैं, जिसको हम लाल लाल कलर के दाने, बड़े बड़े दाने, छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े दाने। तो नॉट कंटेजियस, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, नॉट कंटेजियस। एक तो होता है सिंगल डिसीज, एक होता है मतलब जो सिंगल है उसके अलावा एक होता है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स क्या होता है कि एक आदमी से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। ये तो चिकन पॉक्स की मतलब विशेषता है, फीचर है। लेकिन इसकी क्या विशेषता है कि ये एक आदमी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। मोस्ट कॉमन इन पीपल ओवर एज 50, यानी जो 50 साल से बड़े लोग होते हैं ये एज्ड पर्सन में ज़्यादा होता है। जो सिंगल होता है, जो सिंगल्स होता है वो डिसीज 50 साल से ज़्यादा जो उम्र दराज लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन वही चिकन पॉक्स चाइल्ड यानी छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा हो जाता है, 2 से 6 साल के बच्चों में। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पेन हो जाता है, बर्निंग होना, सेंसिटिविटी टू टच, यानी जैसे टच करेंगे एकदम जोरदार से दर्द होगा क्योंकि वो रेड रेड बड़े बड़े दाने निकले हुए होते हैं। ऐसा लगता है बार बार मन करता है कि अपन उसको टच करें, लेकिन जैसे ही टच करोगे एकदम से दर्द उठ जाएगा। वैक्सीन कोड, उसकी वैक्सीन क्या है, तो सिंग्रिक्स, याद रखना सिंग्रिक्स, ये वैक्सीन अवेलेबल है। अदर प्रॉब्लम क्या होती है, तो विजन लॉस, रेशियज हो जाते हैं, हीरिंग इश्यू, क्योंकि देखो अगर आंखों के पास में वो लाल कलर के दाने, कभी आपने किसी को देखा हो तो अगर आंखों के पास में किसी के लाल कलर के दाने हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उसकी आंखों की लॉस, जो आंखों की आई साइट है वही खत्म हो जाएगी। हीरिंग इश्यू का मतलब समझो, अभी हीरिंग इश्यू का मतलब होता है कि अगर कानों के पास में है तो उसको सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इस तरह विजन लॉस हो जाता है, रेशियज हो जाते हैं, हीरिंग इश्यू हो जाता है। एंड चिकन पॉक्स के केस में क्या है, ये कंटेगियस वायरल डिसीज है, मतलब मैंने समझा दिया कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। इसके अंदर भी सेम स्मॉल ब्लिस्टर्स, यानी बॉडी पे मोटे मोटे रेड कलर के दाने हो जाते हैं ऑन द स्किन, स्पेशली इन स्मॉल चाइल्ड, और ये भी सेम वायरस से फैलता है, वेरिकेला जोस्टर वायरस। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो बड़ों में फैलता है, एक छोटों के अंदर फैलता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल सकता है और उसको कंटेजियस डिसीज बोलते हैं, और एक केवल मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, वो सिर्फ सीमित रहता है। अब चिकन पॉक्स में आपको एक इशू लगेगा कि अगर एक कमरे में किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो रहा है तो अगर उस कमरे में भी कोई पर्सन चला जाएगा तो उसको भी जो चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके भी रेड स्किन पे दाने निकलने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से इस डिसीज़ की सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों में जो डिसीज़ फैलती है कोविड की तरह, वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाई आर पीपल फ्लीइंग म्यांमार फॉर मिजोरम। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एक्चुअली आज देखो मतलब जो संडे की न्यूज़ होती है उसमें एडिटोरियल तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाले हैं और उनको मैंने एक अच्छा सा एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया है उसको भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो वाई आर पीपल फ्लीइंग म्यांमार फॉर मिजोरम।
तो लोग म्यांमार से मिजोरम के लिए क्यों जा रहे हैं? तो देखो उसका रीज़न सिंपल है। मैं पहले आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ये मणिपुर है, ये बांग्लादेश है, ये मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम दिख रहा है, उसके जस्ट बॉर्डर टच क्या कर रहा है? एक तो बांग्लादेश टच करता है, ऊपर की साइड में मेघालय, असम, देखो ये तो मेघालय है, ये इधर आसाम है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है। तो मणिपुर टच करता है, नागालैंड टच करता है, और इस साइड में मिजोरम टच करता है। तो मिजोरम के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है वो क्या करते हैं कि वो म्यांमार को टच करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मिजोरम के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे सेना का क्यों लगा हुआ है, कब हो रहा है, मतलब वहाँ पर सेना का कंट्रोल है, सॉरी म्यांमार के अंदर। अभी वहाँ की जो पीपल्स आर्मी बन के कुछ लोग मिलकर एक संगठन बना रहे हैं, और उस संगठन के द्वारा क्या किया जा रहा है, उस आर्मी पर बार बार अटैक हो रहा है। तो एक चिन स्टेट नाम का, चिन स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट है, चिन डिस्ट्रिक्ट, चिन स्टेट डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ पे, वो म्यांमार के अंदर है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि वो जो चिन डिस्ट्रिक्ट है उस चीज़ को समझो, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लोगों की एक आर्मी बन रही है, और वो आर्मी धीरे धीरे, तो उस चिन स्टेट से क्या होता है कि वहाँ पर जो लोगों की आर्मी बनी हुई है, उन्होंने क्या किया है कि बार बार वो आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, और इसकी रिटेलिएशन में आर्मी भी उन पर अटैक कर रही है। तो वहाँ के जो मिजोरम, जो म्यांमार के लोग हैं, वो निकल कर मिजोरम में आ रहे हैं। इस तरह मिजोरम में एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर 11,000 रिफ्यूजी इकट्ठे हो गए हैं। तो अब आप सोचिए कि इससे हमारे भारत के अंदर भी, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, और वो अगर म्यांमार के लोग आएंगे तो उनके बीच में क्लैशेस बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि वहाँ पर जो आर्मी और सिविलियंस की वॉर चल रही है, उसके कारण उन पर भी अटैक हो रहा है। और साथ के साथ ही एक इशू ये भी हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर जो गाजा पट्टी पर जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, वो धीरे धीरे चाह रहे हैं कि इजिप्ट में उनको जगह मिल जाए। तो जैसे जिस जगह पर अशांति होती है, वहाँ से लोग हटना चाहते हैं, निकल कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो इस तरह ये एक सबसे बड़ा इशू है। ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है, ज़्यादा कोई इसमें खास चीज़ नहीं थी, बट ठीक है, ये एक्चुअली न्यूज़ थी तो मेरे को बताना जरूरी था। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो। अभी एक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की बात है, तो उससे रिलेटेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सबने सुना होगा। तो अभी ये समझो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या होता है। तो सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ग्लोबल ग्रुपिंग है, किसके द्वारा, जो चाइना के द्वारा मतलब इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, और धीरे धीरे उसको फाइनेंस भी कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। 2013 के अंदर ये आ गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन बनाना, किसका, गुड्स का, और एक्सेस टू, जिससे एनर्जी को एक्सेस मिल जाए, डिमांड चाइनीज इंडस्ट्रीज़ की वर्ल्ड के अंदर डिमांड क्रिएट कर दी जाए। इससे क्या होगा, चाइना से एशिया, एशिया से यूरोप, यूरोप से मतलब अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, जो तीनों कॉन्टिनेंट है, वो एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन और इस इनिशिएटिव के थ्रू जुड़ जाएंगे, और चाइना की जो भी गुड्स है वो आराम से एक्सेस हो सके हर मार्केट में। और इसके अंदर कितना पैसा खर्च हो चुका है अभी तक, 2013 से 2020 के अंदर लगभग 750 बिलियन यूएस डॉलर का पैसा इस पर खर्च हो चुका है। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, आप सोचिए। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चाइना डेप ट्रैप पॉलिसी। चाइना क्या चाहता है कि भाई डेप ट्रैप पॉलिसी में सबको उलझा दिया जाए। कैसे, चाइना पहले तो सब देशों को, जैसे कि अपने सबसे बड़े एग्जाम्पल है श्रीलंका, और उसके अलावा पाकिस्तान, वहाँ पे क्या एक हम्बन टोटा पोर्ट है। चाइना ने पहले श्रीलंका को इतना पैसा दिया डेप्ट, और उसके बाद में धीरे धीरे जब श्रीलंका पैसे देने की, वापस डेप्ट रीपेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं रहा, तो चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट को 100 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। अब सोचिए, आप किसी चीज़ को 100 साल के लिए लीज पर ले लोगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, एक तरह से वो प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। तो इस तरह चाइना धीरे धीरे दूसरे देशों के अंदर अपने एरिया पर कब्जाता जा रहा है, क्योंकि वो डेप्ट दे रहा है और डेप्ट वापस रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को भी इतना पैसा दे रखा है कि पाकिस्तान को चाइना की टर्म्स एंड कंडीशन पर चलना पड़ता है। इसलिए अभी चाइना और पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो बलूचिस्तान से निकल रहा है, जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, वहाँ पर भी एक तरह से वो उसी से निकल रहा है। तो अब ये इशू क्या होता है कि इस तरह चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है। न्यू कॉलोनिज्म, जैसे पहले आपने देखा होगा कि जब 18वीं शताब्दी थी, उस टाइम पे सब जगह ब्रिटिश कॉलोनी या फ्रेंच कॉलोनी थी, पूरा वर्ल्ड में बहुत सारी जगह, यहाँ तक कि अमेरिका भी एक कॉलोनी था। लेकिन वर्ल्ड की जितनी भी कॉलोनियाँ थी, धीरे धीरे चाइना भी यही चाह रहा है कि चाइना का भी ये मार्शल प्लान है 21वीं सेंचुरी के लिए, कि चाइना भी एक तरह से सभी देशों को डेप्ट दो और धीरे धीरे उनको उनकी मतलब एक तरह से उनको अपनी शरण में ले लेने का है। ऐसा ड्यूल नेचर ऑफ प्रोडक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या कर रहा है, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट बना रहा है श्रीलंका में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या है, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भाई कॉमर्शियल, वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। एक तो कॉमर्शियल नेचर में, कैसे कॉमर्शियल का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है, एक तो होता है कॉमर्शियल कि जिसके अंदर गुड्स का सिर्फ आदान प्रदान करना है, एक तो उसका उस नेचर का होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइज भी बना देते हैं, उनकी ज़मीन को लीज पे ले लेते हैं, और उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी उनकी जगह है उसको कब्जा करने का चाइना का ऐसा मानस रहता है हमेशा से। अब इंडिया का स्टैंड, इंडिया ने BRI को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके थ्रू पास हो रहा है, CPEC की कंपोनेंट ऑफ BRI इनिशिएटिव। चाइना ने भी इसके अगेंस्ट इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट इनिशिएटिव ले रखे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, क्वाड इनिशिएटिव, इंडिया मिलिट्री ईस्ट यूरोप, अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अभी चाइना ने इंडिया ने एक G20 मीटिंग के टाइम पर
हमने क्या किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर भी साइन किया। उसका क्या बेनिफिट होगा, एक तरह से ये भी हमारा भी प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को एक्सेस कर सकें। तो चाइना के काउंटर में इंडिया भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आया है। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि क्या जो न्यूज़ में आया था, एक्चुअली देखो न्यूज़ में ये पॉइंट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उससे रिलेटेड हमने क्या टॉपिक पढ़ लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये तो है यूपीएससी के लिए काम का। अब उस न्यूज़ में क्या दे रखा था वो भी बता देता हूँ। वहाँ एक्चुअली बलूचिस्तान में इतना विरोध हो रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर से लोगों को हटाया जा रहा है। तो अब लोग वहाँ के हट के कहाँ जाए, ना तो उनको रोज़गार मिलता है, ना उनको पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर उनको खाने की सुविधा मिलती है। तो वहाँ बहुत विरोध हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि एक अलग ही देश बना दो, हमको पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। इस तरह चाइना का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है और पाकिस्तान का भी विरोध हो रहा है। दोनों देशों का विरोध हो रहा है उनकी खुद के जो पार्ट है उसके अंदर। तो इस तरह ये इशू अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। ये हमने टॉपिक आपको समझा दिया। चलो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक टॉपिक आया है इसरो, मोडेस्ट स्टार्ट टू बिग स्ट्राइड्स स्पेस प्रोग्राम टर्न 60। अब इस चीज़ को समझो, क्या है कि एक जैसे इसरो है उसने शुरुआत कहाँ से की, उसके बारे में लिखा है कि देखो इसरो ने पहले तो क्या करते थे कि वो एक छोटे से रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, जब 1960 का टाइम था तब हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम उस समय जाकर सिर्फ एक रॉकेट्स को बिल्कुल मतलब ये ठेला गाड़ी होती उस पर लेकर गए और वहाँ से जो हमारा इसरो का जो स्पेस सेंटर था वहाँ से उन्होंने इसको लॉन्च किया था। जो थुम्बा स्टेशन है वहाँ से उन्होंने एक नाइक अपाचे रॉकेट को लॉन्च किया था। कब, 21 नवंबर 1963 को। उस टाइम हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी और हमने लॉन्च कहाँ से किया था, जो यूएसए और जो दूसरे कंट्रीज है रशिया, इन सब के जो लॉन्चर होते थे हमने उनसे लॉन्च किया था। और लेकिन अब धीरे धीरे देखो 21वीं शताब्दी की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने इंडिजीनियस रॉकेट हमारा खुद का जो इंडिजीनियस रॉकेट था 22 फरवरी 1969 को होकर रेडी हो गया था। और इस तरह हमने धीरे धीरे अच्छी शुरुआत करते गए। स्मॉल मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ओर बढ़े, फिर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस तरह हमने रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस तरह हमने धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ के जो हमारा इसरो है आज, पहले सब इसरो को कुछ नहीं समझते थे। वो क्या समझते थे कि भाई जो भी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज थी कि भारत एक गरीब देश है। लेकिन अभी जो इसरो ने सक्सेसफुल मिशन किए हैं पिछले 15 सालों के अंदर, उसके बाद नासा भी अब इसरो की तरफ देख रहा है कि हम नासा और इसरो मिलकर हम नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे। अब आप देखिए तो हम क्या करते हैं कि अभी हमारे फंड्स का प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास लो बजट होता है लेकिन उस पर भी हम बहुत ही जल्दी, जैसे क्या होता है कि अभी मिशन मंगल था, तो आपने मिशन मंगल मूवी देखी हो तो उसके अंदर जैसे क्या होता है कि जब मंगलयान को लॉन्च किया गया था तो भारत के पास पैसा नहीं था, तो भारत ने 500 करोड़ के अंदर, जो कि हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है उसके बराबर, उतनी से अमाउंट के अंदर हमने पहली बार में मंगलयान को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। तो अब आप सोचिए इसरो ने इसमें कितनी बड़ी स्पेशलिटी दिखाई होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है कि वर्ल्ड में हमारी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है। जैसे अभी चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुल हो गया था, वो भी वहाँ पर साउथ पोल के अंदर जहाँ पर कोई देश नहीं पहुँच पाएगा। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने हमारे देश की वैल्यू को बहुत एडेड किया है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहे हैं कि इसरो ने स्टार्ट कहाँ से किया था और आज कहाँ पहुँच गया है। तो ये इसरो के लिए बहुत बड़ा एक तरह से बूस्टर स्टार्टअप है या बूस्टर ग्रोथ है। चलो अभी ये टॉपिक ये तो हो गया एक्चुअली जो आर्टिकल में लिख रखा था। अब इस चीज़ को समझो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कितने टाइप के होते हैं और इंडिया में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो पहला है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहला रॉकेट डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा, उसको SLV बोला गया। उसके बाद ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, क्योंकि देखो शुरुआत के अंदर जो पहला रॉकेट जो डेवलप किया था इसरो ने वो तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल छोटा ही था, वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही मतलब हमारे जो रॉकेट है वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में ही सैटेलाइट को भेज सकता था, ठीक है। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये स्मॉल सैटेलाइट अप टू 150 किलो यानी 150 किलो तक के जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता था। ASLV ऑपरेटेड टिल 1990 तक ASLV ने ऑपरेट किया और उसके बाद PSLV आ गया। चलो अभी उसको समझ लेते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है, ये हमारा इसका पहली बार लॉन्च कब हुआ था 1994 के अंदर। ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल था विथ लिक्विड स्टेज। इसके अंदर जो लिक्विड टाइप के, देखो अभी क्या GSLV आ गया, उसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन आ गया है, लेकिन इसके अंदर क्या था लिक्विड इंजन। एक तो होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है क्रायोजेनिक। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ। एक होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो GSLV के अंदर तीनों ही टाइप की टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसके अंदर लिक्विड स्टेज की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। चंद्रयान 1 इन 2008 एंड मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड थ्रू PSLV इन 2013, यानी 2013 के अंदर जो मार्स मतलब ऑर्बिटर मिशन था, जिसको मिशन मंगलयान भी कहते हैं, उसको लॉन्च PSLV के थ्रू किया गया था और चंद्रयान 1 भी 2008 में इसी के थ्रू लॉन्च हुआ था। अब आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना है कि हमारे जो सैटेलाइट जैसे PSLV था, ये मोस्ट रिलायबल रॉकेट था इसरो का। हमारे यहाँ से जो भी 52 इसने सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट किए हैं सिर्फ PSLV ने। मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने का रीज़न एक ही है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि UPSC का कोई भरोसा नहीं है। उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
कितने टाइप के, कितने किलो तक के वजन को सैटेलाइट को इतने मतलब इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे देखो समझो। अभी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो मोर पावरफुल रॉकेट मींट टू कैरी हेवियर सैटेलाइट मच डीपर इनटू स्पेस, यानी जो हेवियर सैटेलाइट होते हैं, ये सबसे इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये हेवियर सैटेलाइट को पहुंचा सकता है कहाँ पर? 10,000 किलो तक के जो सैटेलाइट होते हैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। इसलिए इसको जीएसएलवी का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। अभी इसके अंदर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी आ गई है, और थर्ड स्टेज की जीएसएलवी की जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो जीएसएलवी अमके 2 और अमके 3 तक भी लॉन्च हो चुका है। इसका रीजन क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है? जैसे अभी आपको पता हो कि अल्वियम 3 का यूज किया गया था चंद्रयान 3 के अंदर, तो लॉन्च व्हीकल मार्क थी, उसके अंदर भी सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन और जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो थर्ड स्टेज के अंदर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ताकि उसको अंतरिक्ष में आसानी से पहुंचाया जा सके। उसके अलावा है एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी आप सोचिए, इसरो ने धीरे धीरे अपनी वर्किंग को कितना बढ़ाया है। जियो सिंक्रोनस हेवी सैटेलाइट को पहुंचाना है तो हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। लेकिन आप सोचिए कितनी बार क्या होता है, छोटे छोटे जो देश होते हैं उनके छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए अगर हम जीएसएलवी का यूज करेंगे तो कितना फ्यूल खराब होगा और कितनी कॉस्टिंग आएगी। इसलिए हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी है, जो 500 किलो के सैटेलाइट को अगर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाता है। ये कैरी करता है इंडिजीनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपने सुने हो कि जो अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं उनको, उसको स्पेस में छोड़ने का काम कौन करते हैं? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में 500 किलो तक के सैटेलाइट को आसानी से पहुंचाया जा सके। उससे क्या होगा, पैसे कम लगेंगे और फ्यूल भी, एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि उसके लिए फ्यूल भी कम खर्च होगा। रीयूजेबल रॉकेट एंड फ्यूचर रॉकेट, आप ये चीज़ सोचिए, इसरो की ये सबसे बड़ा एक तरह से विजन है कि हम ऐसे रॉकेट बनाएं। अभी तक इसरो इस पर वर्किंग कर रहा है, लेकिन अभी तक हम अल्टीमेटली सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ तो सक्सेस हमने हासिल कर ली है। इसका उद्देश्य क्या है रीयूजेबल रॉकेट का, कि इसका स्मॉल पार्ट ऑफ रॉकेट डिस्ट्रॉय होगा ड्यूरिंग द मिशन, और बाकी बचा हुआ जो रॉकेट होगा, जो बचे हुए पार्ट्स है, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है, बल्क ऑफ इट वुड री एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर वो एंटर हो जाएंगे एंड लैंड वेरी, मतलब बहुत सारी जगह वो, मतलब बहुत सारा पार्ट्स बच जाएगा लाइक एन एरोप्लेन की तरह वो किसी जगह लैंड कर लेंगे। और जो बचा हुआ पार्ट है, आप सोचिए सिर्फ छोटा सा पार्ट तो डिस्ट्रॉय होगा, और बचे हुए पार्ट को हम रीयूज कर सकते हैं इनके अंदर फ्यूचर वाले मिशंस के अंदर। उससे क्या होगा, एनवायरमेंट का सबसे बड़ी चीज़ है पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि अगर आप सोचिए कि एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि हम उन्हीं प्रोडक्ट को फिर से यूज कर रहे हैं और उनके लिए कॉस्टिंग भी कम आएगी, कॉस्ट कट हो जाएगी, कट डाउन कॉस्ट एंड एनर्जी, ये भी अपने आप में फ़ायदा है। और ये फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट होंगे, इनको स्टिल टू बी डेवलप, यानी जो फुल्ली रीयूजेबल जो रॉकेट है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आर ऑलरेडी इन यूज। और इसरो ने उनकी जो पहली इसरो है डेवलप्ड रीयूजेबल रॉकेट, जिसका नाम है RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, विच हैड ए सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट इन 2016, और 2016 में इसने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट भी कर ली है। RLV-TD याद रखना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, इसकी सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किसने कर ली है? इसरो ने कर ली है 2016 के अंदर। उसके अलावा फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट अभी तक डेवलप होने वाले हैं, और धीरे धीरे हम सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज कर लेंगे। इस तरह हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पढ़ लिया है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया में अलग अलग टाइप के हैं, वो सारे समझ लिए। ASLV, PSLV, GSLV, रीयूजेबल जो लॉन्च रॉकेट्स है उनको भी समझ लिया है, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को समझ लिया है। उसके अलावा और क्या, इसरो ने कैसे क्या ग्रोथ की है, एंड चिकन पॉक्स को समझ लिया है, एंड शिंगल्स डिसीज को भी समझ लिया है। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप पढ़ ली है, एंड द मेन टॉपिक है इग्ला-एस, जो इग्ला-एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है रशिया की, उसको भी हमने समझ लिया है। आज सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर आपको कुछ भी इश्यू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम 100% उसमें इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। और आज का आपको पता ही है मैंने व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, तो इसका आंसर आपको बताना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।